5 अप्रैल 1993 ये दिन बॉलीवुड के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी दिन बॉलीवुड की सबसे क्यूटेस्ट और बार्बी डॉल सी दिखने वाली मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती की मौत मुंबई में स्थित अपने ही फ्लैट से गिरकर हो गई थी। इस घटना को 32 साल बीत चुके हैं, लेकिन दिव्या भारती की मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। सभी जानते हैं कि दिव्या उस वक्त की सबसे ज्यादा डिमांडिंग और महंगी हीरोइन हुआ करती थी। एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपनी उम्र से बहुत आगे का काम कर रही थी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी। और एक ऐसी एक्ट्रेस जो ऐसी मौत बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी जो उसे मिली। दिव्या 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 ने 16 साल की उम्र से ही फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था और दिव्या एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देती जा रही थी। मगर कैरियर के पीक पर अचानक ही दिव्या की मौत ने सबको हैरानी में डाल दिया। दिव्या का अचानक बिल्डिंग से गिरकर मर जाना पब्लिक को हजम नहीं हो रहा था। दिव्या की मौत के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या, ये सभी जानना चाहते हैं। बेशक सीबीआई ने दिव्या की मौत को सिर्फ एक एक्सीडेंट करार दिया हो, मगर दिव्या भारती को चाहने वाले आज तक इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। दिव्या की मौत की कहानी में कोई ना कोई झोल तो जरूर है। आखिर क्यों दिव्या की मौत पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे और क्यों कोई दिव्या की मौत को एक्सीडेंट मानने को तैयार ही नहीं था? कौन था वो जो दिव्या भारती को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था? आखिर क्यों दिव्या की मौत के बाद उसका पति साजिद ही हमेशा शक के घेरे में रहा? आखिर क्यों दिव्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद दिव्या की नौकरानी की भी अचानक मौत हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिव्या की मौत के बारे में कोई अहम बात जानती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्या की मौत एक सोची समझी साजिश थी और इसे जानबूझकर एक हादसे का नाम दे दिया गया? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज आप दिव्या भारती की स्ट्रगल भरी जिंदगी और मौत के रहस्य के बारे में जानोगे। और इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक अजीबो-गरीब और हैरान कर देने वाली बात बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद इस पर यकीन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद आपको अपनी राय कमेंट करके बतानी है। ये क्या बदतमीजी है? मैं बेबस हो गया हूं। छोड़ो हमारा रास्ता, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 फरवरी 1974 से, जब मुंबई में ही एक मिडिल क्लास घर में दिव्या भारती का जन्म हुआ। दिव्या के पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और मां का नाम मीता भारती था। दिव्या का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम कुणाल था। दिव्या मुंबई के जुहू में मानिक जी कॉपर हाई स्कूल में पढ़ा करती थी, मगर दिव्या का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। दिव्या को पढ़ाई और स्कूल से बेहद नफरत थी और वो किसी भी तरह पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहती थी। दिव्या बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी और श्रीदेवी की जबरदस्त फैन थी। दिव्या भी श्रीदेवी की ही तरह फिल्मों में एक बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी और अपने घर पर श्रीदेवी के गानों पर डांस किया करती थी। मगर दिव्या के पिता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। दिव्या अभी स्कूल में पढ़ रही थी और दिव्या के पिता चाहते थे कि दिव्या अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। दिव्या अपनी मां के ज्यादा करीब थी और दिव्या ने अपनी मां को बता दिया कि वो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती है। दिव्या की मां फिल्मों के खिलाफ तो नहीं थी, मगर वो भी यही चाहती थी कि दिव्या पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, उसके बाद ही फिल्मों के बारे में सोचे। किसी तरह दिव्या 9th क्लास तक आ गई। ये वक्त था साल 1988 का और इस समय दिव्या की उम्र सिर्फ 14 साल थी। दिव्या 14 साल की उम्र में ही बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव दिखा करती थी। एक दिन एक फिल्म निर्माता नंदू तोलानी की नज़र दिव्या भारती पर पड़ी और उन्होंने दिव्या को देखते ही फैसला कर लिया कि वो अपनी आने वाली फिल्म गुनाहों का देवता के लिए दिव्या को हीरोइन के रोल में लेंगे। नंदू तोलानी ने जब दिव्या से फिल्म में हीरोइन बनने के बारे में पूछा तो दिव्या बेहद खुश हो गई, जिसकी 2 वजह थी। पहली वजह ये कि दिव्या वैसे भी पढ़ाई छोड़ने के बहाने ढूंढ रही थी और दूसरी ये कि दिव्या का सपना था कि वो फिल्मों में काम करे और एक बड़ी हीरोइन बने। मगर दिव्या को इस फिल्म में लेने के लिए दिव्या के माता पिता से परमिशन लेना बहुत जरूरी था। जब नंदू तोलानी ने दिव्या के पिता से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहते हुए मना कर दिया कि दिव्या अभी बहुत छोटी है, अभी उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, इसलिए अभी तो वो किसी भी फिल्म में काम नहीं कर पाएगी। इसके बाद दिव्या के बदले ये फिल्म संगीता बिजलानी को दे दी गई और दिव्या का दिल टूट गया। इसके कुछ ही दिनों बाद गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या को एक वीडियो लाइब्रेरी में देखा। कीर्ति कुमार भी दिव्या की खूबसूरती को देखकर हक्के बक्के रह गए। कीर्ति कुमार उस वक्त फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। कीर्ति कुमार एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसका नाम था राधा का संगम।
इस फिल्म के हीरो तो गोविंदा होने वाले थे, मगर कीर्ति कुमार कई दिनों से इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। बहुत सारी लड़कियों का ऑडिशन लेने के बाद भी कीर्ति कुमार को उनकी हीरोइन नहीं मिली, मगर दिव्या को देखते ही कीर्ति कुमार ने दिव्या को बिना किसी ऑडिशन के ही सिलेक्ट कर लिया। कीर्ति कुमार ने किसी तरह दिव्या के माता पिता को मना लिया और राधा का संगम फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। मगर शूटिंग के दौरान कीर्ति कुमार ने नोटिस किया कि दिव्या की एक्टिंग में काफी बचपना झलक रहा था। इस फिल्म में हीरो के साथ हीरोइन का भी बहुत अहम रोल था, मगर दिव्या को एक्टिंग के बारे में दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं थी। फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने कीर्ति कुमार को समझाया कि इस फिल्म में हमें एक एक्सपीरियंस्ड हीरोइन चाहिए जो खूबसूरत होने के साथ अच्छी एक्टिंग भी जानती हो, वरना ये फिल्म खतरे में पड़ सकती है। इस फिल्म में कीर्ति कुमार का पैसा लगा हुआ था और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए कीर्ति कुमार ने इस फिल्म से दिव्या को हटाकर जूही चावला को कास्ट कर लिया और ये फिल्म भी दिव्या के हाथों से फिसल गई। इसके बाद दिव्या को 2 और फिल्में ऑफर हुई। एक थी आमिर खान के साथ आतंक ही आतंक और दूसरी फिल्म थी सौदागर। इन फिल्मों में भी दिव्या की एंट्री तो हुई, मगर दिव्या की एक्टिंग बेहद अनमेच्योर होने के कारण इन फिल्मों से भी दिव्या को हटा दिया गया और दूसरी हीरोइन को रख लिया गया। दिव्या को ये तो समझ आ गया कि अगर फिल्मों में काम करना है तो अपनी एक्टिंग पर काम करना पड़ेगा, तभी फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना पूरा हो पाएगा। इसके बाद साल 1989 में साउथ के एक फिल्म प्रोड्यूसर जिनका नाम डी रामा नायडू था, वो अपने बेटे को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसका नाम था बोबली राजा। वो अपनी फिल्म के लिए एक खूबसूरत और न्यू कमर लड़की को लेना चाहते थे। किसी ने उनको दिव्या भारती का नाम सजेस्ट किया और दिव्या भारती इस फिल्म के लिए चुन ली गई। आखिरकार दिव्या को साउथ की ही सही मगर पहली फिल्म मिल गई। ये एक तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म में दिव्या ने बेहद नॉर्मल सी एक्टिंग की थी। ये फिल्म तो फ्लॉप रही, मगर साउथ की ऑडियंस ने दिव्या को खूब पसंद किया। इसके अगले साल 1990 में दिव्या को एक और साउथ की फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था नीला पन्नई। ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही, मगर दिव्या की खूबसूरती पर साउथ के लोग फिदा हो गए थे। इसके बाद साल 1991 में दिव्या को साउथ की 2 और फिल्में ऑफर हुईं, ज्योति राउडी अलादू और असेंबली राउडी। ये दोनों ही फिल्में हिट साबित हुईं और दिव्या का करियर साउथ की फिल्मों में चल निकला। अब तक दिव्या को एक्टिंग की भी अच्छी खासी समझ हो चुकी थी। दिव्या साउथ की फिल्में बेशक कर रही थी, मगर दिव्या का सपना बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्मों की टॉप हीरोइन बनना था। साउथ की कुछ और फिल्में करने के बाद दिव्या को एक्टिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था और अब दिव्या हिंदी फिल्मों के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। साल 1992 में दिव्या ने विश्वात्मा फिल्म के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें दिव्या पास भी हो गई। आखिरकार दिव्या को पहली हिंदी फिल्म मिल गई जिसका दिव्या सालों से इंतजार कर रही थी। विश्वात्मा फिल्म बनकर तैयार हुई और रिलीज हो गई। ये फिल्म तो फ्लॉप रही, मगर इस फिल्म से दिव्या की किस्मत चमक गई। इस फिल्म का 7 समुंदर पार गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। इस गाने ने दिव्या को बॉलीवुड में एक अलग पहचान दी और ये गाना ही दिव्या भारती की पहचान बन गया। इसके बाद दिव्या अचानक लाइमलाइट में आ गई। इसी साल दिव्या भारती को गोविंदा के साथ एक बड़ी फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था शोला और शबनम। इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन थे। पहले इस फिल्म की हीरोइन जूही चावला होने वाली थी, मगर गोविंदा ने डेविड धवन को दिव्या भारती का नाम सजेस्ट किया और गोविंदा की वजह से दिव्या भारती को ये फिल्म मिल गई। इस फिल्म में दिव्या भारती ने गोविंदा के साथ मिलकर शानदार एक्टिंग की थी और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ। इसी फिल्म के लिए दिव्या भारती को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया, मगर अफसोस दिव्या को ये अवार्ड मिल नहीं पाया और उस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड माधुरी दीक्षित को बेटा फिल्म के लिए दे दिया गया। दिव्या भारती को अवार्ड बेशक ना मिला हो, मगर दिव्या की गिनती अब एक बड़ी हीरोइन में होने लगी थी। इसी साल दिव्या की एक और बड़ी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था दिल का क्या कसूर। इस फिल्म में दिव्या ने बहुत शानदार एक्टिंग की थी। ये पूरी फिल्म दिव्या के कंधों पर थी, क्योंकि फिल्म की कहानी के अनुसार हीरो से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हीरोइन का था और दिव्या इस फिल्म की मेन हीरोइन थी। मगर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने पर दिव्या बहुत ज्यादा निराश हुई, क्योंकि दिव्या को पूरा यकीन था कि ये फिल्म सुपरहिट जरूर होगी। इसी साल दिव्या की एक और बड़ी फिल्म रिलीज हुई जो थी दीवाना। दीवाना फिल्म में ऋषि कपूर और दिव्या भारती मेन रोल में थे और इसके अलावा ये फिल्म शाहरुख खान की पहली मूवी थी। इसी फिल्म से शाहरुख खान ने हिंदी फिल्मों में एंट्री की थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दिव्या के काम की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म के लिए दिव्या को फिल्म फेयर का न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। अब तक दिव्या एक सुपरस्टार एक्ट्रेस बन चुकी थी और यही दिव्या का सपना भी था।
इस वक्त दिव्या ने सभी हीरोइन को पीछे छोड़ दिया था और सबसे ज्यादा महंगी हीरोइन इस वक्त दिव्या भारती ही थी। इसके बाद भी दिव्या भारती की कई बेहतरीन फिल्में आई और सुपरहिट साबित हुई। वक्त आया साल 1993 का, जब इसी साल दिव्या भारती के स्टारडम और जिंदगी का अंत होने वाला था। किसे मालूम था कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली दिव्या भारती को अब इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। दरअसल हुआ ये था कि जब शोला और शबनम फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब एक दिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला गोविंदा से मिलने शूटिंग के सेट पर आए थे। वहीं पर साजिद की नज़र इस फिल्म की हीरोइन दिव्या भारती पर पड़ी। साजिद नाडियावाला दिव्या को देखते ही उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए। दिव्या थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी दिव्या को देखता वो देखता ही रह जाता। गोविंदा ने ही साजिद को दिव्या से मिलवाया और उसी दिन से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। इसके बाद साजिद रोजाना दिव्या से मिलने फिल्म के सेट पर आने लगे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दिव्या भारती एक हिंदू थीं, जबकि साजिद नाडियावाला एक मुस्लिम थे। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में दीवाने होते चले गए और दोनों ने ही अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला कर लिया। दिव्या ने जब अपनी मां को साजिद से शादी करने के बारे में बताया, तब ना तो दिव्या की मां इस शादी के लिए राजी हुई और ना ही दिव्या के पिता। मगर फिर भी 10 मई 1992 को दिव्या ने अपने माता पिता की मर्जी के बिना ही इस्लाम धर्म कबूला और साजिद से शादी कर ली। शादी के बाद दिव्या का नाम सना नाडियाडवाला रखा गया, मगर ये शादी बेहद गुप्त तरीके से की गई थी। बहुत कम और गिने चुने लोगों के बीच ये शादी हुई और मीडिया तक को इस शादी की भनक नहीं लगी। दरअसल दिव्या उस वक्त एक सुपरस्टार एक्ट्रेस थी और बहुत सारी फिल्में एक साथ कर रही थी। दिव्या बिल्कुल नहीं चाहती थी कि दिव्या की फैन फॉलोइंग जरा भी कम हो और दिव्या की फिल्मों पर इसका असर पड़े। इसलिए दिव्या ने अपनी शादी को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। दिव्या अपने पति साजिद नाडियाडवाला के साथ मुंबई के वसोवा इलाके में तुलसी अपार्टमेंट में रहने लगी। दिव्या का फ्लैट 5वीं मंजिल पर था और ये फ्लैट किराए पर लिया गया था। शादी के बाद भी दिव्या की कई फिल्में रिलीज हुई और कई फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। लेकिन शादी के ठीक 11 महीने बाद दिव्या की लाइफ का सबसे मनहूस दिन आया। ये दिन था 5 अप्रैल 1993 और इसी दिन दिव्या की मौत होने वाली थी। इस दिन दिव्या सुबह से ही बहुत खुश थी, क्योंकि दिव्या ने पहली बार अपनी कमाई से मुंबई में ही एक 4 BHK फ्लैट खरीदा था। दिव्या इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी। 5 अप्रैल के दिन दिव्या हैदराबाद से शूटिंग खत्म करके शाम तक वापस अपने वसोवा वाले फ्लैट पर आ गई, जहां वो साजिद के साथ रह रही थी। दिव्या ने रात को अपने फ्लैट पर ही एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें दिव्या ने अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला को भी इनवाइट किया। नीता लुल्ला अपने हस्बैंड श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पहुंची। इनके अलावा दिव्या का भाई कुणाल और दिव्या की मेड अमृता भी दिव्या के घर पर ही मौजूद थे, मगर साजिद उस वक्त वहां पर नहीं थे। पार्टी शुरू हुई और सभी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली। दिव्या के भाई को अचानक एक जरूरी काम याद आया और कुणाल वहां से चला गया। दिव्या की मेड किचन में सबके लिए खाना बना रही थी और अब हॉल में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, दिव्या भारती, नीता लुल्ला और उसके हस्बैंड। दिव्या ने उस रात बहुत ज्यादा शराब पी ली और दिव्या अचानक उठकर अपनी बालकनी में बनी खिड़की पर जा बैठी। दिव्या इससे पहले भी अक्सर इस खिड़की पर बैठा करती थी और बाहर का नजारा देखा करती थी। उस वक्त इस खिड़की पर लोहे की कोई ग्रिल या जाली नहीं होती थी। उस रात भी दिव्या इसी खिड़की पर जा बैठी और नीता अपने हस्बैंड के साथ हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। थोड़ी देर खिड़की पर बैठने के बाद जब हॉल में आने के लिए दिव्या उठी, तो अचानक दिव्या का बैलेंस खराब हो गया और दिव्या 5वीं मंजिल से सीधे नीचे जा गिरी। दिव्या जहां जमीन पर गिरी, वहां हर रोज काफी सारी गाड़ियां खड़ी रहती थी, मगर इत्तेफाक से उस दिन कोई भी गाड़ी वहां नहीं थी और दिव्या सीधे कंक्रीट से बनी जमीन पर सिर और पीठ के बल जा गिरी। दिव्या को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर दिव्या ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और डॉक्टरों ने भी दिव्या को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने दिव्या की मौत का कारण सर में लगी गहरी चोट और रीढ़ की हड्डी टूट जाना ही बताया। पूरे मुंबई और देश में ये बात आग की तरह फैल गई कि सबकी प्यारी भोली भाली और डॉल सी दिखने वाली दिव्या अब इस दुनिया में नहीं रही। 7 अप्रैल को दिव्या का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिव्या को दुल्हन की तरह सजाया भी गया था, मगर दिव्या की मौत का किसी को भी यकीन नहीं हुआ। दिव्या की मौत के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। कोई भी इसे मात्र एक हादसा मानने को तैयार ही नहीं था। दिव्या एक सुपरस्टार एक्ट्रेस थी और उस वक्त दिव्या की डिमांड भी सभी हीरोइन में सबसे ज्यादा थी। दिव्या के परिवार के लोग और फैंस दिव्या की मौत का कारण जानना चाहते थे, इसलिए पुलिस की एक स्पेशल टीम ने दिव्या की मौत की छानबीन शुरू कर दी।
उस रात जो लोग भी दिव्या के साथ मौजूद थे उन सभी से पुलिस ने पूछताछ की। दिव्या का पति साजिद नाडियाड वाला भी पुलिस के शक के घेरे में था, जबकि दिव्या की मौत के वक्त साजिद वहां मौजूद भी नहीं था। मगर फिर भी पुलिस का शक साजिद पर बना रहा, क्योंकि छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि दिव्या और साजिद की कुछ ही दिन पहले किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा ही अनबन हुई थी और इनकी बोलचाल भी बंद थी। इसी कारण साजिद उस रात पार्टी में मौजूद नहीं था। पब्लिक ने भी तरह तरह के सवाल खड़े किए कि हो सकता है कि दिव्या उस बिल्डिंग से खुद ना गिरी हो, बल्कि उसे किसी ने धक्का दिया हो, क्योंकि दिव्या जिस खिड़की से नीचे गिरी उस पर वो अक्सर बाहर का नज़ारा देखने के लिए बैठा करती थी और ये बात साजिद को अच्छे से पता थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद के कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ भी थे, क्योंकि साजिद एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और उस वक्त दाऊद की दखल मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही थी। ऐसा भी कयास लगाया जाता है कि साजिद ने ही दाऊद के जरिए दिव्या को मरवाया है और दाऊद ने ही साजिद को इस केस में फंसने से बचाया है। पुलिस को जांच करते करते कई साल निकल गए, मगर पुलिस भी दिव्या की मौत की गुत्थी सुलझा नहीं पाई और पुलिस ने भी हार कर साल 1998 में इस केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी और दिव्या की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई। दिव्या की मौत के बाद दिव्या की मेड अमृता बुरी तरह डिप्रेशन में चली गई। बताया जाता है कि उसी ने दिव्या का ख्याल अपनी बेटी की तरह रखा। वो दिव्या की मौत के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और दिव्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद अमृता भी इस दुनिया से चली गई। उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, मगर अमृता की मौत सच में ही हार्ट अटैक से हुई या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी है, ये कोई नहीं जानता। दिव्या भारती तो इस दुनिया से चली गई, मगर अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ गई, जिसके जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाए। अब आते हैं उसी अजीबोगरीब बात पर जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। आपने अनिल कपूर और श्रीदेवी की लाडला मूवी जरूर देखी होगी या फिर इसके बारे में सुना तो जरूर होगा, क्योंकि ये एक सुपरहिट फिल्म थी। ये फिल्म दिव्या भारती की मौत के 1 साल बाद 1994 में रिलीज हुई थी। दरअसल श्रीदेवी से पहले इस फिल्म को दिव्या भारती कर रही थी और इस फिल्म की शूटिंग भी दिव्या भारती ने आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर ली थी कि तभी दिव्या भारती की अचानक मौत हो जाने के कारण दिव्या की ये फिल्म अधूरी ही रह गई। मगर ये फिल्म पूरी करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को इस फिल्म में ले लिया गया। वैसे भी दिव्या भारती श्रीदेवी की ही कार्बन कॉपी लगती थी। श्रीदेवी हर उस सीन की शूटिंग फिर से कर रही थी जिसे दिव्या भारती पहले शूट कर चुकी थी। मगर एक दिन शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को शक्ति कपूर और रवीना टंडन के सामने एक डायलॉग बोलना था, मगर श्रीदेवी बार बार उसी एक लाइन पर अटक रही थी जिस लाइन पर दिव्या अटक जाया करती थी। हालांकि वो लाइन श्रीदेवी के लिए कोई मुश्किल लाइन नहीं थी, मगर श्रीदेवी बार बार उसी लाइन पर अटक रही थी और आगे नहीं बढ़ पा रही थी। शक्ति कपूर और रवीना टंडन इसे देख बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि शक्ति कपूर और रवीना टंडन ये नज़ारा पहले भी देख चुके थे। उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि श्रीदेवी के अंदर दिव्या भारती की आत्मा आ गई है, इसलिए श्रीदेवी बार बार उसी लाइन पर अटक रही है जिस पर दिव्या अटका करती थी। इस बात ने सबको हैरानी में डाल दिया और थोड़ी देर के लिए शूटिंग रोक दी गई। श्रीदेवी ने भगवान से प्रार्थना की और कई सारे मंत्रों का जाप किया। इसके थोड़ी ही देर बाद श्रीदेवी नॉर्मल हो गई। इसके बाद शूटिंग दोबारा शुरू हुई और श्रीदेवी ने वही लाइन बड़ी आसानी से बोल ली जिस पर थोड़ी देर पहले वो बार बार अटक रही थी। इसके अलावा भी शूटिंग सेट पर रोजाना कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जो दिव्या भारती की मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। ये तो सभी जानते हैं कि दिव्या भारती और श्रीदेवी की शक्ल सूरत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। दिव्या भारती बचपन से ही श्रीदेवी की ज़बरदस्त फ़ैन थी और इत्तेफाक से इन दोनों के बीच काफ़ी सारी समानताएं थी। दोनों ही की शक्ल सूरत और पर्सनैलिटी बिल्कुल एक जैसी थी। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि 24 फरवरी के दिन श्रीदेवी की डेथ एनिवर्सरी होती है और उसके ठीक अगले दिन 25 फरवरी को दिव्या भारती की बर्थ एनिवर्सरी होती है। दोनों ही की मौत अचानक और अजीबोगरीब तरीके से हुई और दोनों ही की मौत इस दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गई जो आज तक ना कभी सुलझ सकी और ना कभी सुलझ सकेगी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।